हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ NK आर्य और एक्सरसाइज 1.4 10th क्लास को हम आज रीड करेंगे, जिसके अंदर हम वर्किंग रूल सीखेंगे इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। ठीक है जी, छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस एक्सरसाइज से 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है जी, तो आपका टॉपिक क्या रहेगा, क्या आपसे इस एक्सरसाइज के बेसिस पे आपसे किस रिगार्डिंग में क्वेश्चन किया जा सकता है, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा जा सकता है। तो इसमें जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो ये है कि विदाउट डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग ए टर्म, ठीक है जी, आपको क्या मिलेगा, कोई रैशनल नंबर मिलेगा P/Q की फॉर्म में, और उसको उस ट्रेडिशनल तरीके से डिवाइड किए बगैर जो हम आज से पहले करते आए हैं। आपको याद है नहीं कि छोटे टर्म को बाहर लिखते हैं, बड़ी टर्म को अंदर लिखते हैं, या कैसे भी डिवाइड करते हैं, तो उसको उस पैटर्न से डिवाइड किए बगैर, विदाउट लॉन्ग डिवीज़न, आपको डायरेक्ट ये बताना है कि क्वेश्चन की शक्ल देख करके या 1-2 स्टेप लगा करके कि हमारा फंक्शन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि आफ्टर डेसिमल के बाद वो फंक्शन रुकेगा या चलता रहेगा। समझ गए जी? तो इसको सीखने का एक शॉर्टकट है, एक तरीका है। ठीक है, तो क्या वो मेथड होता है, क्या वो चीज़ है जो आपको क्वेश्चन के अंदर चेक करनी है, नोट करनी है, देखनी है, जिसके बेस पे आप बता सकते हो कि कोई P/Q की जो फॉर्म है उसके अंदर फंक्शन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है जी, तो एक बार आपको थोड़ा सा बेसिक इसका करवाते हैं, फिर इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट इसने दिए हैं NCERT के अंदर। अदर मैथमेटिक्स में इसके ज़्यादा पार्ट आपके हो सकते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं, कैसे तरीका है, वो देखेंगे। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं आपको एक डेमो देता हूँ एक क्वेश्चन का, फिर हम बात करेंगे कि उसके अंदर हमने वैसे कौन सी टर्म उठाई जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सिस्टम टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो एक और फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, गिवन फ्रैक्शन या गिवन रैशनल नंबर, क्या बोल दिया भाई इसने, 13/31 में 31/25। ठीक है जी, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के, ठीक है, पॉसिबल फैक्टर करने हैं जितने हो सकते हैं। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर क्या है इसके अंदर, 13 के फैक्टर सिर्फ 2 ही बनेंगे, 1 और 13, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात रही डिनोमिनेटर की, तो आप इसको डिवाइड करोगे। वैसे तो इसका मेरे को तो याद है कि 5 की पावर 5 बनेगी, लेकिन आप इसी मेथड से इसको सोल्व करोगे। ठीक है जी, कितने पे डिवाइड होगा ये, 5 पे, कितना बनेगा ये, फिर 5 पे डिवाइड करोगे, फिर 5 पे डिवाइड करोगे, फिर 5 पे डिवाइड करोगे, और फिर 5 पे डिवाइड करोगे। तो इसको हम फैक्टर फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, 13 में 5 की पावर कितनी बन गई, 5। ठीक है जी, इसको लिखेंगे, दिस टर्म इज टर्मिनेटिंग। ये कैसी टर्म है, टर्मिनेटिंग। ऐसा कौन सा मेथड है, वो ऐसा कौन सा रूल है जिसकी वजह से हमें ये पता चले कि ये संख्या क्या है, टर्मिनेटिंग। किसी पॉइंट के बाद ये संख्या क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। हो सकता है पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 10 टर्म के बाद रुके, लेकिन रुकेगी ज़रूर। समझ गए जी? तो उसका मेथड क्या होता है, तो उसका वर्किंग रूल है, ये समझने का प्रयास करें। जब भी हमें कोई संख्या मिलती है P/Q की फॉर्म में, पहले हम इनके क्या करेंगे, फैक्टर, दोनों की क्या करेंगे, फैक्टर। उसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, कैंसलेशन। क्या रहेगा, अगर कोई चीज़ कटती है तो हम फैक्टर में से ऊपर और नीचे से क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। कोई चीज़ कटती है तो क्या करेंगे, काटेंगे, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से। उसके बाद मेथड रहेगा, हम देखेंगे टू लुक डिनोमिनेटर। क्या देखेंगे, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर, ठीक है, ओनली इन द फॉर्म, किसकी फॉर्म में है, सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में है, फिर तो क्या है, टर्मिनेटिंग। फिर तो क्या है ये, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज क्या होंगे, अदरवाइज क्या होंगे,
नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए जी? यानी कि पी और क्यू के फैक्टर करेंगे, फैक्टर के बाद कुछ कटेगा तो कैंसिल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर सारे के सारे फैक्टर किसके अंदर की फॉर्म में आते हैं, सिर्फ 2 में है, या फिर किसके अंदर है, सिर्फ या 2 और 5 में है, इनके अलावा कोई थर्ड टर्म नहीं। देखो 1 तो ऐसी चीज़ है जी, 1 तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, 1 को इसके अंदर मेंशन नहीं करेंगे। सिर्फ किस में है, या तो सिर्फ 2 में है, या सिर्फ किस में है, 5 में, या 2 और 5 की कंबाइन फॉर्म में है, फिर तो क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग है। और उसके अलावा कोई और आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, आप लिखो जी अगर 4 आ गया तो भाई 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। समझ गए जी? बुद्धिमत्ता का प्रयोग करोगे, बचकाना या बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन नहीं करोगे, समझने का प्रयास करोगे आप। ठीक है जी? 8 आ गया तो क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2 लिखोगे। 10 आ गया तो 2 × 5। समझ गए जी? यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की फॉर्म में है या 5 के फॉर्म में है या मिक्स फॉर्म में है, इन दोनों की, उस केस में रहेगा फंक्शन टर्मिनेटिंग। और उसके अलावा कोई आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, समझ गए जी, 11 आ गया, 13, 17 कुछ इस टाइप का आ गया, तो क्या लिखोगे उसको, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता, अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में 10 पार्ट्स के अंदर, उसमें सिर्फ से आपसे यही बात पूछी गई है कि सिर्फ ये बताइए कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन उससे अगला ही क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में बोल दिया कि उन 10 पार्ट्स में से जो नॉन टर्मिनेटिंग थे उनको तो सोल्व करना ही नहीं है, जो टर्मिनेटिंग थे उनको टर्मिनेट करके दिखाइए। तो टर्मिनेट कैसे करते हैं, यानी कि आंसर कैसे निकालते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। उससे अगला मेथड में वर्किंग रूल्स खाता हूँ। ये वाली अगर बात समझ में आ गई, अगर आपको ये चीज़ें नोट करनी तो आप वीडियो को यहीं पॉज करके ये सारा पोर्शन उतार सकते हैं। अगर दोबारा देखना तो वीडियो आपको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी? तो एक बार बात करेंगे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि आगे भी इसको सोल्व कर दीजिए, यानी इसको आफ्टर डेसिमल कैसा आंसर आएगा वो और बता दीजिए, तो वो और आपको बताते हैं कि इसके बाद अगर सोल्व करना है तो कैसे सोल्व इसको करेंगे। तो अगर इसको टर्मिनेट करके दिखाना है, तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या आफ्टर डेसिमल रुक जाएगी। तो कोई संख्या तभी रुकती है जब उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो 10 की फॉर्म में आते हैं। किसकी फॉर्म में आते हैं, 10, क्योंकि दशमलव तभी लगाते हैं हम। तो इसको क्या करेंगे जी, हम ऐसी फॉर्म में लेके आएंगे जैसे ये कितना दे दिया इसके अंदर। अगर किसी संख्या को कंप्लीटली टर्मिनेट करना है तो उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 और 5, और वो भी सेम पावर के साथ। अभी यहाँ कितना अपने पास, लेकिन किसकी कमी है, और 2 की कितनी पावर की कमी है। तो जितनी, देखो 2 की कमी है तो 2 लेके चलेंगे, जितनी पावर की कमी है उतनी ही पावर को लेके चलेंगे। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ समाप्त होता है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में बोल दिया इसने कि इसको टर्मिनेट करके दिखाइए। तो कैसे करेंगे, अपने पास कितना है जी, यहाँ 5 की पावर कितनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कमी किसकी, 2 की पावर, तो नीचे भी यही लिखेंगे और ऊपर भी यही लिखेंगे। यानी कि 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से नीचे। तो ऊपर तो बनेगा 13 इंटू में 2 की पावर 5 को सोल्व करें तो कितनी बनेगी, 32। नीचे इनकी पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ गए जी, 36 और 41, ये क्या बनेगा, 10 की पावर 5। तो इसको आप लिखो नहीं, 10 के आगे कितनी जीरो लिखोगे, 5। तो फिर इसको आप दशमलव लगा करके 1 2 3 कितनी संख्या बनाओगे इसकी, 5 बना दी। इसके बाद क्या लगा देंगे इसमें, डेसिमल। तो आप इसको ऐसा सोल्व कर सकते हैं। समझ गए जी? तो इन क्वेश्चन को लास्ट में एंड ऐसे करना है। एक बार से दोबारा बता दें क्योंकि एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है, आपके सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो क्या करना था जिसके अंदर क्वेश्चन तो हमने बता दिया टर्मिनेटिंग है। आगे कैसे सोल्व करोगे, इसमें कमी किसकी है, 5 की पावर 5 है, कमी किसकी है, 2 की पावर 5। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता अपने पास, 13y में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 6, अब किसकी कमी है, वेरी गुड, 5 की पावर 6 तो है। अभी 2 की पावर इसके बराबर बनाने के लिए किसकी कमी है, तो इसी में क्या करते, 2 की पावर 3 से ऊपर करते, 2 की पावर 3 से नीचे। 13 इंटू में 8 और नीचे क्या बनता भैया, 10 की पावर 6 बन जाता। समझ गए जी? तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं, प्रयास करते हैं समझने का, ठीक है। तो आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट, और सेकंड क्वेश्चन में जो बोल दिया, जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो टर्मिनेटिंग पोर्शन आए हैं
उन टर्मिनेटिंग पोर्शन को टर्मिनेट करके इसी प्रकार से हमें क्या करना है, दिखाना है। देखो जी क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट बोलोगे भाई, क्या दे दिया 17 में 8, 17 में 8, तो 17 के तो ये रहेंगे, 8 को क्या लिखोगे, यानी कि 17 में 2 की पावर कितनी आ गई, पावर कितनी भी हो सकती है। कभी ये सोचो सर पावर में 3 आ गया, आए रहो पावर में, पावर की दिक्कत है नहीं है। ये सिर्फ किसकी फॉर्म में आएगा, 2 की फॉर्म में। ये वाला पोर्शन भी क्या है, टर्मिनेटिंग। कैसा पोर्शन है ये, और अगर इसको टर्मिनेट करना तो कैसे करोगे, 5 की कमी है तो क्या लिखोगे, 5 की पावर 3 से ऊपर और 5 की पावर 3 से, तो 17 इंटू में 125, नीचे क्या बनेगी ये 10 की पावर 3। सोल्व कर दोगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात है। ये किस में करना है, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पोर्शन करना है, हो जाएगा। इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, बाकी पार्ट आप खुद कर लेना। इसमें एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, 6 में 15 है, क्या दे दिया इसने, 6 में 15, 6 में 15। देखो जी 15 को क्या लिखोगे, 15 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 5। इसे बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, बताओ जी क्या रहेगा ये, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या रहेगा ये, नॉन टर्म। इसको देखते ही बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा बोलेगा, लेकिन आपको सिखाया है कि आप क्या करोगे, साथ में न्यूमरेटर के भी फैक्टर करोगे। कंप्लीट सोल्व करने के बाद ही आप लास्ट में डिसीजन लोगे कि अपना फंक्शन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्म। देखो जी 6 के भी तो डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्वेश्चन की तो दशा और दिशा दोनों बदल गई। समझ गए जी। अगर हम यहाँ से डिसीजन लेते तो क्या बनता है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी क्या बन गया ये, टर्मिनेटिंग। समझ गए जी। लेकिन अगर इसको आगे सोल्व करना तो 5 की पावर 1 है, तो किसकी कमी है, 2 से ऊपर 2 से नीचे, क्या बनेगा ये 4 में 10, 0.4। समझ गए, हो जाएगा। यहाँ गड़बड़ नहीं करनी आपको। अगर न्यूमरेटर के कुछ टुकड़े बनते हैं, फैक्टर बनते हैं, तो पहले वो सोल्व करोगे, डिनोमिनेटर के करोगे, कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल करोगे, उसके बाद जो लास्ट में बचेगा उसको चेक करने के बाद आप बताओगे कि फंक्शन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करना और सेकंड क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना लास्ट में। समझ गए। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सिर्फ राय पूछी, वैसे तो अभी इस लायक नहीं हो, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। पहले प्रैक्टिस करो, मेहनत करो ज़बरदस्त, और मैथमेटिक्स में बहुत हायर लेवल पे आप जाओ और उस लायक बनो, और लायक बनने के बाद राय देनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने आपकी इज्जत के लिए एक क्वेश्चन दिया है कि आपको 3 पार्ट दे दिए, उन 3 पार्ट को देख करके, सिंपली देख करके ये बताना है कि फंक्शन रैशनल है या इरेशनल है, सिर्फ देख करके बताना है। समझ गए जी। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी आप देख करके बता सकते हो। जैसे 3rd का फर्स्ट पार्ट दे दिया, क्या दे दिया इसने, 43.1 2 3 4 5 6 7 8। और अब ये बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये डेसिमल पॉइंट इसका रुक गया है। जिसका टर्मिनेटिंग है वो तो कन्फर्म है कि वो रैशनल है, वो तो कन्फर्म है। लेकिन जो अगर टर्मिनेटिंग नहीं भी है, चल भी रहा है, तो उसके 2 चांस हो सकते हैं, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग। 9th क्लास में डिटेल में इन चीज़ों को आपने रीड किया था, चेक किया था। ऐसे कैसे लिख सकते भाई, आपको सिखाया गया था इस डेसिमल को हटा करके इसकी जगह लिखेंगे 1, और कितने शब्द है इसके 9, तो कितनी 0 लगाओगे। समझ गए। अब ये किसकी फॉर्म में आ गया, P/Q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ गया ये, तो क्या बन गया ये, रैशनल। सिंपल ये बताना है। नेक्स्ट पार्ट क्या दे दिया इसने, 0.120 1200 1200 1240, ऐसे चल रहा है क्या ये। हाँ आपको पता ही है, 9th क्लास में इस चीज़ को डिटेल में बताया था आपको कि एक ऐसी संख्या जो डेसिमल के बाद ना तो रुके और ना ही रिपीट हो, यही तो डेफिनेशन होती है इरेशनल नंबर की। इससे पीछे वाली वीडियो में बताता नहीं इरेशनल नंबर कैसा होता है, असंतुष्ट संख्या जो अपने आप से भी खुश ना हो, जो ना तो रुकती हो और ना ही अपने आप से भी खुश हो, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो कैसा नंबर है ये। और 3rd पार्ट में दे दिया 14.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर क्या है ये 12। यह ऐसी संख्या कम से कम खुद से तो खुश है भाई, 12 का मतलब यही दोबारा आ जाएगी, यही दोबारा आ जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपको याद हो 9th क्लास में उसने बोलता था वो 0.6 को किसके रूप में बदलिए,
ऐसा बोलता था। ऐसा क्यों बोलता था? ऐसा बोलता था क्योंकि इसको बदला जा सकता है, और जिस संख्या को इस रूप में बदला जा सकता है तो वो क्या होती है? रैशनल नंबर। तो जिसके ऊपर बार लगता है वो कैसी संख्या होती है? रैशनल नंबर। तो क्या लिखोगे इसको? ये सिंपल देख करके बताने थे, इसमें ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एनसीईआरटी से इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद आपको आरडी शर्मा की इसी चैप्टर की सारी वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर आप डीपली इसी चैप्टर को रीड करोगे। जिस बच्चे को एक्स्ट्रा लेवल से क्वेश्चन करने हैं तो आप अनदर वीडियो देख सकते हैं, जिसको बोर्ड बेस पे क्वेश्चन करने हैं वो इन्हीं वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। सारे के सारे आपके क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मिसलेनियस एक्सरसाइज, इन सभी का एक पूरा पैकेज आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा, जिसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है।